भगत सिंह के लिए जो सबसे पहली बात है भगत सिंह का, भगत सिंह सिर्फ विदेशी शासकों के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। वो किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरह के आपको जो शोषण है उसके खिलाफ है। उनका कहना था इंसान का शोषण इंसान के जरिए बंद होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरी इस शो में आप सबका स्वागत है। आज भगत सिंह की 116वीं जयंती है। आज हम भगत सिंह की कुर्बानी को याद करते हुए डॉक्टर अभय कुमार, जो इतिहास में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं और राजनीतिक मसलों के विशेषज्ञ हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि में भगत सिंह वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कितने प्रासंगिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मराज जी। सबसे पहले शहीद आज़म को हम सब लोग आज याद करते हैं और उन्होंने बहुत कम ज़िंदगी वो जी पाए, लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान की सियासत है, जो हिंदुस्तान की जो तारीख़ है, उस पे उन्होंने ऐसा निशान वो छोड़ के गए हुए हैं कि आज लाखों करोड़ों लोगों का वो प्रेरणा है। जिस जेएनयू से मैंने पीएचडी की है, यहाँ पे जो लाइब्रेरी के पास हम लोग खड़े हैं, वहाँ भगत सिंह से रिलेटेड बहुत सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पे दिलचस्पी रखता हो भगत सिंह की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए, तो यहाँ पे पीसी जोशी आर्काइव से उनके कुछ सारे मटेरियल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैंने भी देखा है। ये आप बता सकते हैं कि पीसी जोशी आर्काइव जेएनयू के लाइब्रेरी में है या लाइब्रेरी, मेन सेंट्रल लाइब्रेरी, अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी के हैं, 6th फ्लोर पे है। आप वहाँ जाके वहाँ कोई भी व्यक्ति उनके साथियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, बहुत ही अहम चीज़ें वहाँ पे, जिसको हम कहते हैं इतिहास की ज़बान में प्राइमरी सोर्सेज हैं वहाँ पे। तो जो भी स्टूडेंट लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं भगत सिंह के लिए, उसको जेएनयू के पीसी जोशी लाइब्रेरी में आना मत भूलिएगा। मैं भी वहाँ पे गया और मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़ी कुछ साल पहले, और मेरे पास भी बहुत आर्काइवल मटेरियल है भगत सिंह को लेके। लेकिन 2-3 बातें बहुत ही मैं संक्षेप में कहूँगा। सबसे पहले कि भगत सिंह को आज एप्रोप्रिएट करने का कोशिश हो रही है दक्षिणपंथी लोगों की तरफ से। यानी भगत सिंह की जो राजनीति थी वो समाजवाद की राजनीति, वो सेकुलरिज्म की राजनीति थी, वो धार्मिक प्यार की लड़ाई थी, वो जाति और धर्म के जो लड़ाई थे उसके खिलाफ थे। लेकिन जो लोग जाति और धर्म की जो राजनीति करते हैं, जो लोगों में नफरत पैदा करते हैं, वो कहीं ना कहीं भगत सिंह को अपना आइकन बनाने के लिए, अपना नायक बनाने के लिए पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं। और बहुत सारी किताबें आई हुई हैं जो भगत सिंह को उस तरह से दिखाने की कोशिश की रही है जैसे कि वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी भगत सिंह हैं, लेकिन राष्ट्रवादी उस तरह के राष्ट्रवादी नहीं है जिस तरह की राष्ट्रवादिता की बात हिंदुत्व के लोग कहते हैं। पहली बात, हमें खबरदार इस बात को रहना चाहिए कि भगत सिंह जो थे वो बिल्कुल एक रैशनल, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर विचारधारा के थे। उनका हिंदुत्व की राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। और भगत सिंह की जो अहम 2-3 चीज़ बातें ये मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि भगत सिंह अपने ज़माने में जितनी उन्होंने किताबें पढ़ी, जिस तरह से यूरोपियन थिंकर्स को जानते थे, मार्क्सिस्ट लिटरेचर को जिस तरह से उन्होंने पढ़ी, वो काबिले तारीफ है। वैसी मिसाल, वैसी नज़ीर बहुत जल्दी नहीं मिलती। आजकल के छात्रों में आप देखते होंगे कि जो पढ़ने लिखने का जो रिवाज है वो उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन भगत सिंह उस जमाने में मार्क्स को पढ़ रहे हैं, लेनिन को पढ़ रहे हैं, स्टालिन को पढ़ रहे हैं, और उनकी एक छोटी सी पम्फलेट है कि वाई आई एम एथिस्ट, मैं धर्म को क्यों नहीं मानता। उस किताब में बहुत सारी उन्होंने किन किन लेखकों का पढ़ा है उसका जिक्र भी है। उनकी जेल डायरी में भी आप पढ़ेंगे कि यूरोप के बड़े बड़े चिंतकों को वो जानते थे। ये मुल्क के लिए बहुत बदकिस्मती है कि इतना बड़ा लीडर हमें आज़ादी के वक्त तक नहीं रहा। अगर वो होते तो भारत की तकदीर, भारत का नक्शा कुछ और होता। 3-4 बातें बहुत ही संक्षेप में कहूँगा। भगत सिंह के लिए जो सबसे पहली बात है भगत सिंह का, भगत सिंह सिर्फ विदेशी शासकों के खिलाफ नहीं थे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। वो किसी भी तरह के एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरह के आपको जो शोषण है उसके खिलाफ है। उनका कहना था इंसान का शोषण इंसान के जरिए बंद होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर शोषण करे, अगर मान लीजिए आज भारत आज़ाद है,
आज हमारे ऊपर में बाहरी कोई ताकत नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बच्चों को, छात्रों को नौकरियां नहीं है, किसानों को सुविधा नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं है, हो रहे हैं। तो आज अगर भगत सिंह होते तो आज भगत सिंह की जो लड़ाई होती, वो जो हमारे देशी जो शासक हैं, जो हमारे हक को मार रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी लड़ाई होती। इसलिए इस बात से हमें बिल्कुल होशियार रहना पड़ेगा कि भगत सिंह के ऊपर जो सत्ता में बैठे हुए जो माला चढ़ा रहे हैं, वो भगत सिंह के रास्ते पे नहीं है। दूसरी बात, भगत सिंह की सोच में एक वैज्ञानिक सोच थी, वो एक रैशनल व्यक्ति थे। वो अंधविश्वास और छुआछूत और इस तरह की जो चीजें थी, आजकल चले हुए बहुत से बाबा हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, गलत गलत बातों का अफवाह फैला रहे हैं, ये भगत सिंह की राइटिंग्स में नहीं थी। भगत सिंह पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे और अपनी सोच को बदलते थे। अच्छी चीज आई तो भगत सिंह उसको अपनाते भी थे। भगत सिंह की एक और बहुत बड़ी बात है कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ उनको लड़ना था, चाहे उसके लिए आपको कुर्बानी भी देनी पड़े। तो ये भगत सिंह सेक्रीफाइस करना भी जानते थे। और भगत सिंह, मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने जाति प्रथा के बारे में सबसे ज्यादा मुखर होकर लिखा है तो भगत सिंह ने लिखा है। और भगत सिंह ने एक जगह जिक्र भी किया है कि दलित और पिछड़ों को बहुत लोग अपनी रैलियों में लेकर घुमाते हैं और एक बार उनको ऐसा पेश करते हैं कि मैं बहुत बड़ा मसीहा हूं, लेकिन जब वो दलित रैली से हट जाता है, पब्लिक कैमरे से हट जाता है, तो फिर आप स्नान भी करते हैं जो ऊंची जाति के जो द्विज जो नेता हैं। तो कहने का मतलब है कि दलित और पिछड़ों का नाम लेने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दलित और पिछड़ों के साथ सच्चाई से काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। भगत सिंह ने एक लेख में कहा कि मंदिर के अंदर में अगर जानवर चला जाए तो सिस्टम को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर में अगर कोई इंसान चला जाए, जो जिसको हम कहते हैं अछूत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दलित कहते हैं, तो बहुत सारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो भगत सिंह आज के दौर में बहुत रेलेवेंट है। भगत सिंह ने जो मिशन के लिए अपनी कुर्बानियां दी, वो आज़ाद भारत में पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए हम सब लोगों को शहीद आजम को याद करने की जरूरत है और हमें याद रखना होगा कि भगत सिंह का सच्चा फॉलोअर कौन है और भगत सिंह के माला पे, उनकी तस्वीर पे माला चढ़ा के उनको गलत रास्ते में पेश करने वाले लोग कौन हैं। हम सब लोगों को भगत सिंह के रास्ते पे चलने की जरूरत है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि भगत सिंह ने धार्मिक प्यार की बात की थी, लेकिन भगत सिंह ने जो अपनी किताब लिखी थी, जो सबसे चर्चित पतली सी किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम आई एथिस्ट, तो उसमें तो उन्होंने खुद को नास्तिक कहा था। तो आपको नहीं लगता है कि मौजूदा राजनीति के प्रभाव में आप भगत सिंह को भी जबरदस्ती धार्मिक प्यार जैसे चीज़ों से जोड़ रहे हैं? देखिए, इसका क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है। आपने सही सवाल उठाया। जब मैं कह रहा हूं कि भगत सिंह जो थे, धर्मों के बीच में टकराव नहीं चाहते थे, धर्मों के मामले में लड़ाई नहीं चाहते थे। भगत सिंह ने पत्रकारों के बारे में और अखबारों के बारे में एक जगह किसी लेख में लिखा है कि अखबार के जो पत्रकार हैं या उस जमाने के जो अखबार चलाने वाले जो मालिकान हैं, वो खबरों को इस तरह से पेश करते हैं ताकि एक धर्म दूसरे धर्म से टकरा जाए। तो मैं जो कह रहा हूं कि भगत सिंह धर्मों के साथ उनका जो एक प्यार वाली बात थी, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि दो समुदायों के बीच में धर्म के आधार पर लड़ाई ना हो। वो समझते थे कि जो शोषण का जो तंत्र है वो आर्थिक है, धार्मिक लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई फंडामेंटल लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो है मजदूर और किसान के बीच में है। लड़ाई जो है कमाने वाले का और कमाने वाले को पैसे के लूटने वाले के सेंस में लड़ाई है। तो भगत सिंह सेकुलर थे। भगत सिंह धर्मों के बीच में टकराहट नहीं चाहते थे। भगत सिंह धार्मिक लोगों के बीच में लड़ाई नहीं चाहते थे। भगत सिंह सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। भगत सिंह नहीं चाहते थे कि वोट के लिए लोगों को लड़ाया जाए। इस मामले में मेरा कहने का मतलब ये था। और रही बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि भगत सिंह एक नास्तिक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो धर्म में और ईश्वर की जो वजूद है उसको उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि अगर वो ईश्वर हैं और अगर सबसे बड़े ताकतवर इंसान अगर ईश्वर हैं, तो इस दुनिया में इतना जुल्म सितम चल रहा है, इतना अन्याय चल रहा है, तो भगवान उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है। ये भगत सिंह की राय थे। बहुत सारे लोग आज भगत सिंह के रास्ते पे चलते हैं और अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, लेकिन भगत सिंह की जो मुख्य बात जो है, जो आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है, वो है कि धर्म के नाम पर टकराहट नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाना नहीं चाहिए। ये मैंने यहाँ क्लेरिफाई कर दिया। आपने सही किया कि मुझसे सवाल पूछ लिया। आखिरी सवाल मेरे मन में फिर से आ गया है जी, कि आपने अपने पहले सवाल के उत्तर में कहा कि भगत सिंह का राष्ट्रवाद में विश्वास था, भले ही उनके राष्ट्रवाद की अवधारणा हिंदुत्ववादी
राष्ट्रवाद से अलग था। सवाल यह है कि भगत सिंह ने खुद अपने लेखन के जरिए कहा है कि वे पूरी दुनिया के मेहनत कशों के लिए सोचने वाले हैं, तो उसमें आपने राष्ट्रवाद की धारणा को क्यों? आपने सही कहा, आपने मुझे करेक्ट किया। होता क्या है, बोलते वक्त जो मैं राष्ट्रवाद कहना चाह रहा था, राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि जब एक तरफ अंग्रेजों की ताकत थी और एक तरफ हिंदुस्तानी फॉरेन पावर से लड़ रहे थे, तो उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे उनको, तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो एक राष्ट्रवादी जो आंदोलन करते, जो नेशनल हमारा मतलब जो नेशनल स्ट्रगल था, उस सेंस में आप उनको राष्ट्रवादी कह सकते हैं। और एक और चीज़ है जो आपको मानना पड़ेगा, हम सबको मानना पड़ेगा कि भगत सिंह के भी चिंतन में एक बदलाव आया है। भगत सिंह पैदा होते मार्क्सवादी नहीं हुए। भगत सिंह भी एक ज़माने तो जो धार्मिक जो सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट चल रहे थे, जो आर्य समाज का आंदोलन था और दीगर जो आंदोलन थे, उसके प्रभाव में थे। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ते चले गए, उनकी सोच और वैज्ञानिक होती चली गई, उनकी सोच और मार्क्सिस्ट होती चली गई, उनकी सोच और रैशनल होती चली गई। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, मैं राष्ट्रवाद का मतलब मेरा इतना ही मतलब है कि जो भारतीय एक साथ इकट्ठे हुए एक प्लेटफॉर्म पे कि हमको विदेशी शासन को खत्म कर देना है, उस सेंस में मैंने राष्ट्रवाद की बात कही कि भगत सिंह उस तरह से राष्ट्रवादी थे। लेकिन भगत सिंह दूसरे राष्ट्रवादियों से हजारों मील आगे थे। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि हमको गोरे को और अंग्रेज को भगाना है, उन्होंने कहा कि भूरे लोग भी अगर हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना है। इसलिए उन्होंने कहा इंसानों का शोषण इंसानों के द्वारा बंद होना चाहिए। अगर मैं भी आपके ऊपर शोषण कर रहा हूं तो भगत सिंह ये नहीं देखेंगे कि मैं पंजाबी हूं, कि मैं बिहारी हूं या मैं दिल्ली वाला हूं, आज वो मेरे खिलाफ भी खड़े होते। इसलिए मैंने जो राष्ट्रवादी बात कही वो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कहा है। इस राष्ट्रवाद का और जो एक कट्टरता वाला राष्ट्रवाद है, इसको मैं एक जोड़ नहीं रहा हूं। और मुझे भी लगता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, इसका मिसयूज ज्यादा होता है, इसका यूज बहुत कम होता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है स्टेट एंड माइनॉरिटीज में कि जब ऊंची जाति के लोग अपने फायदे को पूरा करने के लिए जब आते हैं तो उसको सही ठहराने के लिए राष्ट्रवाद का उस पर रंग लगा देते हैं। और जब आप और हम जैसे लोग, जो गरीब पिछड़ा दलित जब अपने हितों की बात कहता है तो उसको रिजेक्ट करने के लिए कहा जाता है वो तो सांप्रदायिक हो, तो सेक्टेरियन है। तो राष्ट्रवाद जो विचारधारा है इसका मैं कायल नहीं हूं। मैंने सिर्फ यही कहा कि वो राष्ट्रवादी आंदोलन में वो जुड़े हुए थे। और दूसरी बात यह है कि उनकी जिंदगी में भी पड़ाव आया है। और राइट विंगर लोग क्या करते हैं, उनकी जिंदगी के जो पहले के पड़ाव थे उससे कुछ कुछ हिस्से को कॉन्टेक्स्ट से हटा के उसको इस तरह से पेश करते हैं जैसे भगत सिंह का समाजवाद से, भगत सिंह का दलित आंदोलन से, भगत सिंह का एक मार्क्सवादी चिंतन से कुछ लेना देना नहीं है। वो उसी तरह के जो पुराने जमाने के पहले के दौर के जो राष्ट्रवादी थे वो वैसे ही थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। साथियों, आपको मैं आखिरी बात कह के इस इंटरव्यू को समाप्त करना चाहूँगा कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ के जिस देश में सारी की सारी पार्टियाँ भगत सिंह के विचारधारा से खुद को प्रभावित बताती है, लेकिन जब बात आती है कि भगत सिंह तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे और वो आखिरी वक्त में जब उन्हें फांसी दी जानी थी तो वो लेनिन का साहित्य पढ़ रहे थे। क्या आज भगत सिंह जिंदा होते तो वो जनता के बीच में होते या भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ लड़ रहे होते और उसके कारण उनकी जगह फिर से जेल में होती, या फिर क्या भगत सिंह राष्ट्रवादी राजनीति के हिसाब से क्या वो शोषक शक्तियों के साथ होते? ऐसे समय में हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं जब भारत का युवा सोशल मीडिया के प्रभाव में कभी टिकटॉक, कभी सोशल फेसबुक, कभी ट्विटर, तो कभी शॉर्ट्स और यूट्यूब जैसे चीज़ों में व्यस्त है, बल्कि मनोरंजन से और मौज मस्ती के आगे की चीज़ों को आज के भारत के युवा नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे समय में आज से करीब लगभग 100 साल हो जाएंगे कुछ सालों में, कि 90 साल तो मान लिया हम कह सकते हैं होने को ही है, कि ऐसे समय में जब भगत सिंह इतना पहले एक इतने कम उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे को देश के लिए मेहनत कश को आवाज़ बनने के लिए, क्रांति के लिए फांसी के फंदे को गले लगाना मुनासिब समझा, आज के दौर में जहाँ पे युवा अपने मनोरंजन के आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, भगत सिंह कितने प्रासंगिक है, यह फिर भी युवाओं के लिए एक सवाल है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अभय कुमार, जो इतिहास के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और ये पॉलिटिकल साइंस के टीचर भी हैं। यही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो के लिए आप फिर मुझसे जुड़े रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।